चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था जलवायु। तो कोपेन का तो अभी अपन ने पढ़ाया नहीं, आज कोपेन का ही जलवायु वर्गीकरण चलेगा। हाँ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि 1857 की जो क्रांति की बात चल रही थी बच्चों की, तो आप मेरे चैनल पे जाके जीके डायमंड रविंद्र कौशिक कम्युनिटी पोल पे जाके आप वोट करें, तो मैं लाइव की जो सोच रहा हूँ वो उस हिसाब से मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ। और अगर आप की वोटिंग ठीक रहती है तो उसी हिसाब से फिर मैं आपको टाइमिंग दूंगा और उस टाइम पे फिर अपन लाइव, क्योंकि परीक्षा शायद बीएसटीसी वालों की 24 तारीख को है, या हाँ 26 तारीख को या 24 तारीख को, ऐसे ही कोई डेट है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके लिए भी एक दो टॉपिक बढ़िया बढ़िया से डाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे महाराणा प्रताप है, खानवा का युद्ध है, इधर से क्या नाम से राजस्थान का एकीकरण है। कुछ शॉर्ट में बता पाऊँगा, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी का टॉपिक बीच में ही रह जाएगा। और अगर मैं 1857 की क्रांति चालू करूँगा तो निश्चित रूप से फिर इतिहास ही चालू कर दूँगा। एक दो टॉपिक है जो कल के दिन में डाल के संडे की छुट्टी रखता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी वोटिंग के हिसाब से फिर लाइव की 1857 की क्रांति का आज का जो हमारा टॉपिक, वही जो पिछला टॉपिक जलवायु चल रहा था, राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु में देखो, कल अपन ने यहाँ पे छोड़ा था, इस जगह पे छोड़ा था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। मानसूनी पवने यानी कि जो ग्रीष्म पवने चलती है, मानसूनी पवने चलती है, यानी कि ग्रीष्म काल में जो चलने वाली जो पवने हैं वो किस तरीके से चलती है, यानी कि जल से स्थल की तरफ चलती है, या स्थल से जल की तरफ चलती है, या समुद्र से समुद्र की तरफ चलती है, स्थल भाग से स्थल भाग की तरफ चलती है। अब बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और आप भी इसको समझो। देखो, मानसूनी पवने यानी कि मैं कल यहाँ इसी टॉपिक से छोड़ के गया था। जैसे मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे सूर्य चमक रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो ये अरब सागर है बेटा, और ये बंगाल की खाड़ी है। पानी गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, वाष्प बनेगा, तो जो हवाएं चलेगी ऊपर जाके टकराई थी। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का जो जवाब है वो जवाब ये है कि हवाएं चलेगी जल से स्थल की तरफ। इस तरीके के जो प्रश्न हैं, जैसे मान लीजिए अपना जो ये टॉपिक चलेगा, इस टॉपिक में पहला ही प्रश्न मान लो आप जलवायु का। जलवायु टॉपिक यही चल रहा था अपना। चलो आज को इसको शॉर्ट वीडियो में करेंगे, कल 30-40 मिनट का वीडियो बन गया था, लंबा वीडियो बहुत कम बच्चे देख पाते हैं। राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? यही प्रश्न है, अपने आप में यही प्रश्न है। आराम से समझना आप। देखो, मैं राजस्थान का नक्शा बनाता हूं। अपन ने भौतिक प्रदेश में पढ़ा था, ये रेगिस्तान, ये मरुस्थल। मरुस्थल को अपन ने दो भागों में पढ़ा था, एक सूक्ष्म एक अर्ध सूक्ष्म। यही बात है ना। भौतिक प्रदेशों में मैंने खूब अच्छी तरीके से नक्शे पे पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश की है मैंने आपके ऊपर, कि बच्चे को नक्शा, क्योंकि राजस्थान पढ़ा रहा हूँ तो राजस्थान के नक्शे पे जोर डालूंगा, जब इंडिया पढ़ाऊंगा तो इंडिया के नक्शे पे ही मैं आपको जोर डालूंगा। और पहले जब तक पूरा समझा नहीं दूंगा तब तक मैं इसी तरीके से, क्योंकि उसमें भी भौतिक प्रदेश चलेंगे। ये वाला क्षेत्र बताया था मैंने सूक्ष्म। यहाँ
थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है तो ये अर्ध शुष्क है। अब इसके बाद में मैं यहाँ क्या नाम से है जो अरावली ले लेता हूं, और अरावली के बाद में फिर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ले लेता हूं। थोड़ा सा इसको यहां से काट के और इधर ले लेता हूं। यानी कि इस तरीके से मैं भाग कितने किए मैंने, 1 2 3 4, और थोड़ा सा इसको अब यूं कर लेते हैं, ये 5 भाग कर देते हैं। यानी कि राजस्थान की जलवायु को 5 भाग, साधारणतया मुख्यतया 5 भागों में बांटा गया है। रेगिस्तान वैसे तो 4 ही हुई है, रेगिस्तान पर रेगिस्तान के 2 भाग, शुष्क और अर्ध शुष्क, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। इस तरीके से समझने के दृष्टिकोण से 5 भागों में, यानी कि मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। कोपेन ने तो 4 भागों में बांटा है, तो कोपेन का तो अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपके कोपेन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4, तो 2 तो हो ही गए अपने, ये तो वाला तो शुष्क हो गया और ये वाला हो गया अपना अर्ध शुष्क। अब देखो आप ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, बीच वाला, यानी कि इसको ले लेता हूं मैं आर्द्र। यहां की जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु और आर्द्र जलवायु। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको यहां जलवायु लिख देता हूं, ये भी यहां भी जलवायु लिख देता हूं। दोनों में तो बीच का ले लिया मैंने आर्द्र जलवायु। अब देखो बेटा, जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे मान लो राष्ट्रपति है, तो उसका जो नीचे वाला है वो उपराष्ट्रपति है, सरपंच है, उप सरपंच है, प्रधान है, उप प्रधान है। तो इसी तरीके से अपन भी इससे कम वाले क्षेत्र को, ये आर्द्र है तो इससे कम वाले को क्या कहेंगे, उप आर्द्र। ये वाला ऊपर वाला हो गया आपका उप आर्द्र जलवायु। इससे नीचे का वो, इससे नीचे वाला जो क्षेत्र है वो अपन करते हैं अति आर्द्र। यानी कि किसी भी चीज की ज्यादा अति हो जाती है तो वो, यानी कि ज्यादा मात्रा में, तो वो अति आर्द्र जलवायु। ये आपके 5 भाग हो गए। बताओ अब इसमें क्या समस्या है। ये अपन ने पूरा रेगिस्तान ले लिया, मरुस्थल ले लिया। मरुस्थल को अपन ने 2 भागों में बांट लिया, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। फिर मैंने बीच का हिस्सा ले लिया, ये नदियों वाला जो क्षेत्र है आर्द्र, जहां से नदियां ज्यादा निकलती है, तो वो आर्द्र जलवायु है वहां की। इससे ऊपर वाले का उपाद्र, इसके नीचे वाले का अति आर्द्र, यानी कि 5 भाग हो गए। अब रही बात वर्षा की, देखो तो मरुस्थल की कंडीशन आपको याद है, वर्षा को सेंटीमीटर में नापा जाता है, सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो मरुस्थल में जो वर्षा होती है, यहां तो नाम की वर्षा होती है, शुष्क वाले में तो, अर्ध शुष्क में तो फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो 0 से और 20 सेंटीमीटर वर्षा आपके इसमें, इस वाले एक वाले में ले लो आप। दूसरे वाले में 20 से 40 सेंटीमीटर रख दो। तीसरे वाले में 40 से 60 रख दो। चौथे वाले में 60 से 80 रख दो। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपको लगाना है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। यहां तक तो केवल 20-20 बनाना है आपको। यहां वाले, इस वाले क्षेत्र में अति आर्द्र, क्योंकि ज्यादा है, यहां झालावाड़ है, झालावाड़ में बारिश ज्यादा होती है, ये आपको भी पता है। तो यहां आपको करना है 80 से 120 सेंटीमीटर। ये लो, ये हो गया। बताओ कहां समस्या है। ये राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में वर्गीकरण हो गया। 4-5 इस तरीके से आप नक्शा बनाओ। रेगिस्तान को करके उसके 2 भाग कर दो, शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु। उसके बाद में बीच वाला ले लो, चौथे नंबर वाला आर्द्र जलवायु, उसके ऊपर उपाद्र कर दो, नीचे अति आर्द्र कर दो।
यहां से लो आप सुख से 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120। अब देखो औसत वर्षा की अगर अपन बात करें, औसत वर्षा की बात करें तो 120 हो गया ना, तो 0 + 120 दो का भाग दे दो, यानी कि 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा राजस्थान की वार्षिक है। अब किसी किताबों में जैसे मान लो 58 लिख दे, 57 लिख दे, वही एक अलग चीज है, पर औसत अपन यहां मान रहे 60 सेंटीमीटर। तापमान की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये इसका औसत आता है। अब चलते हैं अपन कोपेन की तरफ। समझने वाली बात, मेन जो हमारा जलवायु का जो जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आजकल तो कोपेन के पीछे ही पड़ गई परीक्षाएं सारी। जो भी परीक्षाएं होती है कोपेन से ही प्रश्न उठाया जाता है। बाकी जलवायु वर्गीकरण सबके ही हैं, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज अगर आपके समझ में आ गई बेटा, एक दो बार आप वीडियो देख लोगे ना, बिल्कुल सही ये चीज समझ में आ जाएगी। समझ लो आपको कोपेन ने तो 4 ही भागों में बांटा है, बस उसका तो केवल आपको थोड़ा सा जो कोड है, संकेत है, वो समझने पड़ेंगे। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो रट लो। कोई भी चीज अगर आप, ऑप्शन ही नहीं बचा अपने पास में, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो रट लो। कोई चित्र डाउनलोड नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बात खत्म। काम करना है अपन को तो इस तरीके से अब पढ़ेंगे अपन कोपेन की का जलवायु वर्गीकरण। सबसे पहले बात तो यह है कोपेन है कहां का। कोपेन जर्मनी का, ये चीज आपको याद रखनी है। इसने सबसे पहले वर्गीकरण दिया बेटा 1918 में, उसके बाद में इसने वर्गीकरण दिया 1936 में। वैसे देखा जाए तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्थितियां दोनों ही समय गंभीर थी, लेकिन विस्तृत वर्णन जो इसने दिया है, वैसे तो भारत का ही विस्तृत वर्णन है, राजस्थान का तो इसने 4 भागों में जो बांटा है जो अपन पढ़ेंगे अभी, लेकिन इसका माना जाता है भारत वाला। तो सबसे पहले इसने 1918 में दिया, उसके बाद में दिया इसने 1936 में, विस्तृत वर्णन दिया है। अब देखो इसने, इसका जो मुख्य आधार है वो है तापमान, वर्षा, यानी कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार माना जाता है, मेन चीज किस आधार पर इसने वर्गीकरण किया, तो वह है तापमान प्लस वर्षा। ये इसका मुख्य, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न कई बार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तापमान प्लस वर्षा। ऑप्शन मिलेगा आपको, कहाँ कहाँ था ये भी पूछा जा सकता है। और वर्गीकरण कब दिया था, 1918 का ऑप्शन है तो 1936 नहीं देगा, और 1936 का ऑप्शन है तो 1918 नहीं देगा। ये सारी चीजें इसने वर्गीकरण 4 भागों में किया है बेटा। इसको समझने के पहले इसके कुछ कोड है, ये कोड अपन को समझने पड़ेंगे। वो कोड कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए अपन राकेश नाम के 4-5 हैं, तो अपन क्या करते हैं, उनको कोड में डाल देते हैं। तो सब विद्वानों ने अपने अपने तरीके से वर्गीकरण किया है, तो इसने इसका सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण माना जाता है। इसमें भी बहुत सारे विद्वानों ने संशोधन भी किया है, लेकिन मुख्यतः जो माना जाता है तो इसका कोपेन का ही माना जाता है। तो इसने तापमान के आधार पर, क्योंकि इसका मुख्य आधार ही तापमान है, तापमान के आधार पर इसने क्या किया बेटा, इसने कोड ऐसे दिए हैं, ए बी सी डी ई और एफ, इस तरीके से, यानी कि इनको नाम दिए हैं। ये रटने पड़ेंगे आपको, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। देखो जैसे मान लीजिए मैं यहां बना देता हूं पृथ्वी। अब देखो यहां से ये धरातल है पृथ्वी का, इस धरातल से ए बी सी
डी, ई और एफ, यही तो रहेगा तापमान। सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ा किसके ऊपर? ए के ऊपर, क्या रहेगा? गर्मी रहेगी। क्या कहेंगे? उष्ण। तो इसने जो ये ए दिया है कैपिटल में है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये उष्ण कटिबंध है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, कटिबंध का मतलब क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। आया समझ में? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब दूसरे में आ जाइए आप। गर्मी तो यहां भी रहेगी लेकिन थोड़ा सा कम रहेगी, शुष्क रहेगी, तो इसने इसका नाम दे दिया शुष्क जलवायु। तीसरे नंबर पे जाओ आप। तीसरा नंबर मध्य पे आ गया एक तरीके से। तो मध्य अक्षांशीय, अक्षांशीय ग्रीष्म कटिबंधीय, तो आप मध्य ही लिख लो भले, मध्य ग्रीष्म तो याद रख ही लेना आप। फिर इससे ऊपर डी, लगभग ये भी ठीक ठाक स्थिति पे है। तो ये अब जो आगे चले, आगे बढ़ते जाओगे अक्षांश, उत्तरी अक्षांश की तरफ या दक्षिणी अक्षांश की तरफ, जो आगे बढ़ते जाओगे शीत कटिबंध आता जाएगा। तो यहां मध्य ग्रीष्म की बजाय अब यहां होगा मध्य शीताग्र, यानी कि शीत, ऐसे याद रख लेना आप लोग जलवायु। अब आ गया ई तो बिल्कुल ऊपर ही आ रहा है देखो, यानी कि 82 के आसपास चला गया, 82.5 के आसपास चला गया। तो यहाँ की क्या स्थिति होगी? यहाँ की स्थिति तो बर्फीली होगी, यानी कि टुंड्रा प्रदेश आ गया, ध्रुवीय जलवायु आ गई, टुंड्रा बर्फीली, अथवा तो आप ध्रुवीय कह सकते हो क्योंकि स्थिति अब ध्रुव की आ गई, तो ध्रुवीय जलवायु भी कह सकते हो। और अंत में तो हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा चिरस्थायी बर्फ, बर्फीली, यानी कि ये वाले जो क्षेत्र हैं ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ मानव नहीं रहता है, मानव रह भी नहीं सकता, मानव की बात नहीं है, कोई भी जीव इस जगह पे नहीं रह सकता, ध्रुव पे नहीं रह सकता। तो इस तरीके से इसने कोड दिए हैं, और कोडों में देखो कुछ उपनाम भी दिए हैं। ये तो कोड हो गए एक तरीके से नाम, ये कैपिटल में, ये स्मॉल लेटर में दिए हैं, चौथी एबीसीडी में, जिसको अपन कहते हैं उपविभाग। क्योंकि ये जब आपको याद होंगे तभी जाके आप है ना जो उसकी लैंग्वेज समझ पाओगे, किसकी? कोपेन की। जैसे मान लीजिए इन्होंने दिया एस, चौथी एबीसीडी में, एस के बाद में जैसे मान लीजिए एम दिया, एस दिया, डब्ल्यू दिया और जी दिया, चौथी एबीसीडी। एफ का मतलब फुल वर्षा, वर्ष पर्यंत बारिश रहेगी। एम का मतलब मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा। एस का मतलब समर हो गया ना, यानी कि शुष्क हो गया। डब्ल्यू का मतलब विंटर हो गया, डब्ल्यू का मतलब विंटर हो गया, तो शीत हो गया, ये समर हो गया, ये विंटर हो गया, तो यहाँ शुष्क मौसम हो गया, यहाँ शीत मौसम हो गया, शीत जलवायु होगी। जी का मतलब ये समझना है आपको, जी का मतलब क्या होता है, इसने कोपेन ने जो भारत के जलवायु वर्गीकरण किया है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये वाला जो क्षेत्र है गंगा यमुना वाला क्षेत्र है जहां नदियों का ये है, तो इसको गंगा तुल्य माना गया है, यहाँ की जलवायु को, ठंडी जलवायु गंगा तुल्य जैसे। तो ऐसे ही इसको ये जो कोट वर्ड दिया है, उपनाम दिया है, ये गंगा तुल्य है, यानी कि जहां की भी जलवायु होगी उसके जी लगा रहेगा तो वो गंगा तुल्य माना जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप यूं भी कह सकते हो कि समशीतोष्ण हो जाए, ना गर्मी रहेगी ना सर्दी रहेगी, इस तरीके से ये कोट रहेंगे आपके, ये याद रहेंगे, तब जाके आपको ये आपको उतारना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तब जाके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो 4 भागों में उसने बांटा है वह समझ में आएगा। आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भागों में अभी समझा देता हूं आपको। उसमें अपन ने 5 लाइनें खींची थी, इसमें अपन को तो 4 ही लाइनें खींचनी है, तो समस्या और भी कम होगी। देखो ये रास्ता,
उसमें तो अपन ने 4 लाइनें खींची थी, 5, इसमें तो अपन ने 4 ही लाइन खींची है। तो 4 ही लाइन का मतलब देखो, खींच लो 4 लाइन, 1 2 3, और ये होगी चौथी आपकी 4। वैसे तो ये क्या है, यहां से जो कटता है ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र करता है वो यहां से लेके और थोड़ा सा डूंगरपुर भी करता है, इस तरीके से आता है ये क्षेत्र। आप भी जब नक्शा बनाओ तो इस तरीके से बनाना, 1 2 3 और चौथा ये, क्योंकि ये हाड़ौती कटेगा, थोड़ा सा डूंगरपुर बांसवाड़ा भी इसी में ही आएगा, कहने का मतलब इस वाले क्षेत्र में। तो कुछ भी नहीं करना बेटा आपको, देखो यहां लिखना है ए, ठीक है, यहां लिखना है आपको बी, यहां लिखना है बी, और यहां लिखना है आपको सी। अब समझ जाना आप, बी का मतलब शुष्क जलवायु है, सी का मतलब मध्य ग्रीष्म है, और ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इस तरीके से ये आपको इस समझना है। अब देखो, अब क्या करना है आपको, डब्ल्यू लगाना है, यहां भी डब्ल्यू लगाना है, डब्ल्यू आपको यहां भी लगाना है, और डब्ल्यू आपको यहां भी लगाना है। बस यही समझने वाली बात है, और कुछ भी नहीं है आपके सामने। यानी कि अब आपको ये तो कंप्लीट ही हो गया एडब्ल्यू, तो यानी कि एडब्ल्यू का उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये तो आपका एक तरीके से कंप्लीट ही हो गया। अब CWG, ये जी लगाना है आपको, यानी कि गंगा तुल्य हो गया, मैंने आपको उपनाम बताए थे, तो गंगा तुल्य हो गया। तो गंगा तुल्य यानी कि यहां भी नदियों वाला क्षेत्र है, उधर भारत वाले में भी नदियों वाला क्षेत्र था, ये इसी वजह से जी लगाया है उसने, कोपेन ने। तो यहां जी लगाया है, यानी कि यहां की जो जलवायु है वो भी गंगा तुल्य है। तो सीधी सी बात है, शुष्क शीत जलवायु रहेगी, शुष्क शीत। यहां तक कोई समस्या? अब समस्या कुछ भी नहीं है, आपको BWHW, एक चीज तो यह समझनी है, एक BSHW यहां लगी रखा है, मैंने लगा दिया है पहले, BWHW, यानी कि सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, ए, उसके बाद में BBC, या फिर इधर से ले लो BBCA, आपकी BBCA है, CA का मतलब चार्टर अकाउंटेंट है, ऐसे कर लो आप, जैसे भी आपके समझ में आता है वैसे कर लो, इधर से करना चाहो तो इधर से कर लो, इधर से करना चाहो तो इधर से कर लो, यानी कि BBCA कर लो। उसके बाद में आपको कुछ नहीं लगाना बेटा, यहां W लगाना है, यहां W लगाना है, W यहां भी लगाना है, इसके लिए 2 जगह छोड़नी पड़ेगी SH के लिए, और W यहां भी लगाना है। तो BWHW यहां तो कंप्लीट हो गया, केवल यहां का है तो BW मैंने थोड़ा सा छोड़ के लगाया, तो आप बीच में SH रखना है, तो SH रख दो आप यहां पे, बाकी इस वाले को, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। CW आएगा, जी लगाना है, गंगा तुल्य यानी कि शुष्क शीत वाला लगाना है। तो अब यहां आएगा, यहां जो आएगा इस वाले क्षेत्र में, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। शुष्क तो मैंने बताया ही था, अपन ने रेगिस्तान के 2 भाग करे, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। अब ये शुष्क है तो ये अर्ध शुष्क हो गया, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया भाई, ये शुष्क है तो ये अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क स्टेपी, स्टेपी एक घास होती है, तो ये एक वनस्पति भी आ गया, इसने एक वनस्पति को भी आधार माना है, इसको, इसने वनस्पति को भी आधार माना है। तो यहां शुष्क, ये शुष्क हो गया, उष्ण कटिबंधीय गर्मी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, बिल्कुल सूखा, यहाँ थोड़ा बहुत गीला, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। तो अर्ध शुष्क स्टेपी, स्टेपी का मतलब घास फूस उगी आती है, फिर यहाँ तो घास फूस उगने की भी संभावना नहीं है, लेकिन इस वाले में, रेगिस्तान के दूसरे वाले, इसमें थोड़ी बहुत घास भी उग आती है, जैसे तीखी घासें हैं, कम पत्ते वाली घासें हैं, तो वनस्पति को भी आधार माना है। तो इस वाले का जिला देख लो आप, जैसलमेर है यार बेटा,
इस वाले का देख लो, क्या नाम से है, जो बीकानेर देख लो आप। जिले रटने नहीं है, बस केवल आपको अंदाजा लगाना है, बस यूं है। ये वाला देख लो आप, जैसे नागौर सेंटर मान लो आप, और ये गंगा यमुना वाला, सॉरी, आपका जो नदियों वाला जो है, जो नदियों वालों में देख लो आप, जैसे चंबल इधर से आती है, बनास भी इधर से आती है, तो कहने का मतलब जैसे जयपुर है, तो मेन आप एक जिला बस याद रख लो, जयपुर। और इधर से जो है, जो इधर से अगर अपन देखेंगे तो झालावाड़ आएगा, और इधर से देखेंगे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएगा। ये आपका कोपियन का वर्गीकरण हो गया। बताओ, इसके लिए केवल आपको कुछ नहीं करना बेटा, करने वाली जो बात है वो केवल एक ही है कि आपको केवल नाम और उपनाम, क्योंकि इसने तापमान के आधार पे जो कोड दिए हैं ABCDEF, और क्या नाम से हैं जो उपनामों में FMSW, ये जो चीजें दी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इतनी सी चीजें अगर आपके ध्यान रह जाएगी। अब देखो, अब अगर अपन वर्षा के आधार पे माने, जैसे मान लीजिए अपन ने आधार 60 सेंटीमीटर मान लिया। अब देखो, यहां 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 40 से 60 वाली स्थिति पर हमारा राजस्थान बीच के हिस्से पे आ जाता है, 40 से 60। यानी कि अगर अपन औसत निकालें, यहां से एक टुकड़ा निकाल के वार्षिक अगर औसत निकाले तो 50 सेंटीमीटर राजस्थान को आधा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दो भागों में बांटती है, तो दो भागों में, राजस्थान को दो भागों में जो बांटने वाली है वो 50 सेंटीमीटर। अगर रेगिस्तान को भी इधर से निकाले तो 0 से 25 और 0 से 20 और 20 से 40, तो रेगिस्तान को भी अगर दो भागों में, मरुस्थल को दो भागों में, तो ये 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि रेगिस्तान की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर, और अगर राजस्थान की औसत वर्षा तो 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा पूछी जाए राजस्थान की, जो दो भागों में इसको बराबर बांटती है। इस तरीके से इसका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। कुछ चीजें और भी है, जैसे मान लीजिए जो पवनें चलती है, तो वो पवनें क्या है कि जैसे ठंडी हवा है, कुछ नाम है, मैं यहां लिख देता हूं। देखो, जैसे ठंडी हवाएं चलती है, उनको क्या कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान है तो राजस्थान में क्या है, अधिकतर मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी ऐसी भाषाओं का भी प्रयोग होता है। तो ये भाषा भी उसी, जैसे सीली है, इसका मतलब होता है ठंडी हवा। गाना आता है एक सीली सीली डोला सीली सीली, सीली। उसके बाद में एक है तवा। तवा का मतलब तवा गर्म रहता है तो गर्म हवा। समुद्री, समुद्री ऐसे लिखा मिलेगा आपको, समुद्री। समुद्री का मतलब समुद्री हवाएं जो समुद्र की तरफ से आती है। लू, ये भी पूछा जा सकता है कि सीली हवा कौन से माह में चलती है। तो देखो, ठंडी ठंडी हवा कौन से माह में चलेगी, जब वो पूछेगा तो कभी भी बेटा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं पूछेगा, ये बता दूं मैं आपको। वो जब भी पूछेगा जलवायु में से तो हिंदी महीना ही पूछेगा, इसलिए आपको हिंदी महीने चैत्र मास से लगा के और फाल्गुन मास तक आपको याद होना जरूरी। वो तो मैं पढ़ाऊंगा, जब तीज त्योहार पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वैसे भी बता दूंगा। पर ठंडी हवा चलती है पोष में, गर्म हवा चलती है जेठ में या ज्येष्ठ में। तो ये महीने भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे पुरवैया है, लू गर्म हवा है। पुरवैया, पुरवैया, पुरवैया हिंद महासागर से राजस्थान की तरफ आने वाली जो हवाएं है पूर्व की तरफ, वह उसको पुरवैया बोला जाता है। राजस्थान हिंद महासागर से जो हवाएं आती है राजस्थान की तरफ, उनको पुरवैया बोला जाता है। झाला है, झाला का मतलब उत्तर की तरफ चलने वाली हवाएं। और धराव है, ये क्या नाम से है जो अरड़ाऊ है। अरड़ाऊ का मतलब ये था, जैसे आप
भयंकर भयंकर जो हवा चलती है, जो जिसमें पेड़ पौधे अड़ाने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, मतलब धड़ धड़ बोलने लग जाते हैं। जैसे कोई अड़ाता है ना, इस तरीके से जोर जोर से रोता है, उसको अड़ाना ही बोलते हैं अपने राजस्थान में। तो अड़ाने मतलब जो जोर जोर से हवाएं चलती है, पेड़ पौधे बोलने लग जाते हैं, भयंकर आवाज आती है, उसको अरड़ाव कहते हैं। अरड़ाव, भयंकर आवाज। ये कुछ चीजें हैं। तो धराव है, इसमें भाप के कण आते हैं, जो धराव हवा चलते हैं, इसमें भाप के गर्मी की वजह से भाप के जो कण चलते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पूछी भी जा सकती है, और क्योंकि ये इसी टॉपिक से संबंधित है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आपका जलवायु कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, और भी जलवायु मैंने समझाए हैं, भारत का भी लगभग कुछ टॉपिक मैंने लिया है। तो इस तरीके से मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, और अच्छा स्नेह और प्यार आपका मिल रहा है। और अगर आप मुझे लाइव लाना चाहते हो तो आप कम्युनिटी पे जाके और आप वोट करें, मैं बिल्कुल आपको सेवाएं दूंगा। और मेरी भी इच्छा है कि मैं 1857 की क्रांति आपको लाइव पढ़ाऊँ।